अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर होने जा रहा है, जो कि प्रेजेंट किया है जोन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन की तरफ से। नीचे आप लोगों को हमारा नंबर भी मिल जाएगा अगर आप लोग कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं या मज़ीद सेशन की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो। हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर जो है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की तरफ से है, यानी कि हम आज के टॉपिक में, आज के डेमो लेक्चर में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तमाम तो नहीं, बट हम कुछ को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एनाटमी। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनाटमी जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है जो कि क्या करती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़ाहिर है इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इंसानों को इंक्लूड करते हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, कि कैसे किसी जानदार को बनाया गया है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलाकर उस जानदार को बनाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं? इसको एनाटमी कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स, सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप विद इन द बॉडी। तो जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे अज़ा होते हैं, ठीक है, और जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है या ये किसी भी बॉडी के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं, इस सब की स्टडी को जो है आप एनाटमी कह सकते हैं। जी, द टर्म एनाटमी इज ड्राइव फ्रॉम द एशियंट ग्रीक वर्ड्स एना विच मीन्स अप और थ्रू, ठीक है, एंड टॉम मीनिंग अ कटिंग। तो ये एक जो है कदीम यूनानी लफ्ज़ है, ठीक है, जो कि दो कदीम यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। एक है एना, ठीक है, जिसका मतलब होता है अप या थ्रू, एंड दूसरा जो है वो है टॉम। टॉम का मतलब होता है कटिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ की कटिंग करना, किसी चीज़ को काट के उसमें से देखना, उस चीज़ को जांचना, ठीक है, तो ये एनाटमी में आ जाता है। It reflects the historical practice of studying the structure of organisms by dissecting and examining them. तो वो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आप जब किसी भी जानदार को कट करके, ठीक है, किसी चीज़ जानदार की कोई अज़ा, कोई चीज़ें काट के तो उसके अंदर जो है मुआयना करते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है या उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ठीक है, तो ये सारा एनाटमी में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दूं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिसके बाद जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसमें डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, अज़ा बनाते हैं, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं? वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एक जानदार बनाते हैं। वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है या कोई और जानदार भी हो सकता है। जी, फर्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्स्ट हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेल है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हम किसको? सेल को, ठीक है। अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जाहिर है देखें, सबसे पहले जो ईंट हम नीचे नीचे नहीं रखेंगे तो ऊपर हम दीवार कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये नीचे से सबसे पहली ईंट होती है, ठीक है। तो सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि ये सबसे पहले होता है, ठीक है, और ये बेसिक चीज़ है जिसके बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मुकम्मल नहीं होता। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज बन सकता है आप लोगों का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो वो है सेल, ठीक है, दैट कैन कैरी आउट द फंडामेंटल प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अच्छा, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो ये आप लोगों ने वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की डायग्राम के हवाले से। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा आप लोग इस डायग्राम को ज़रूर देख लीजिएगा। जी, कैटेगरीज ऑफ सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फर्स्ट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स और सेकंड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैव ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन पाई जाती है।
कम्प्लेक्स सेल्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनको कम्प्लेक्स सेल्स कहते हैं जो कि जानदारों और पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव जेनेटिक मेम्ब्रेन, इनके अंदर जेनेटिक मेम्ब्रेन होती है बट इनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये स्मॉलर सेल्स होते हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है, तो ये उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, तो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ये अक्सर एमसीक्यूज में कभी कभार पूछ भी लेते हैं। जी, पार्ट्स ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फर्स्ट हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। ज़ाहिर है बाहर से हम स्टार्ट करेंगे बुनियाद से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है सेल की, सेपरेटिंग द इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये ज़ाहिर है अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है उसको बैरूनी इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है सेल मेम्ब्रेन। इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, उसको कितना आप लोगों ने सेल ने बाहर भेजना है या उसको कितना अंदर जाने देना, तो ये सारा कंट्रोल जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडर होता है। नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म, अ जेल लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल मेम्ब्रेन वेयर वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस अकर, ठीक है। तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब जो पानी नुमा, जो गाढ़ा पानी नुमा शक्ल की जो सेल के अंदर चीज़ मौजूद होती है उसको साइटोप्लाज्म कहती है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो रूनुमा हो रहे होते हैं। इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, तो ज़ाहिर है इसके अंदर जितने भी सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस, द सेल्स कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल का कंट्रोल सेंटर किसे कहा गया है, तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट कैरीज इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल फंक्शंस एंड हेरिडिटी। तो जाहिर है सेल ने किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, या फिर हेरिडिटी जो एक विरासत होती है, ठीक है। विरासत में हमें चीज़ें मिलती हैं तो वो किसके अंडर कंट्रोल होती हैं, वो न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। तो न्यूक्लियस बजाते खुद एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफन रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन के ज़रिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि सेल को दी जाती है, ठीक है। इसका प्रोसेस जो होता है उसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विद इन द सेल। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रोटीन और जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, उनको सिंथेसिस करना है और उनको ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके आपको मैं बता दूं, इसमें दो किस्म के जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ जो होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, ये यहाँ पर देख लें ये वाले राइबोसोम्स हैं, ठीक है। जो आप लोगों को डॉट्स की शक्ल में मिल रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिनके ऊपर ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी कम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके तीन नाम है।
This organelle modifies, sorts, and packages protein and lipid for transport to various destinations within or outside of the cell. तो ये जो हमारे प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, ठीक है, उनको पैक करके उनको एक जो है इस्तेमाल करने की शक्ल में ला के और उसको ट्रांसपोर्ट करना कि सेल के अंदर उनको यूज़ करना है या सेल से बाहर उनको यूज़ करना है। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड्स के यूजेज का एक काम होता है ना, वो इसी गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी का होता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन और लिपिड्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारा जो है ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स cellular structures where protein synthesis occur translating the instructions from the DNA into the functional protein, ठीक है। तो ये डीएनए से जो है इंस्ट्रक्शंस लेता है और फिर उनको जो प्रोटीन होते हैं यानी कि जो काम करने वाले प्रोटीन होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लागू करवाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो डीएनए के ऊपर जो डीएनए से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ठीक है, इसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको उनके ज़रिए ये प्रोटीन से काम करवाता है, ठीक है। क्या काम करवाना है, किस तरह करवाना है, वो प्रोटीन का जो सारा कंट्रोल होता है वो राइबोसोम्स के पास होता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिस, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये मेम्ब्रेन से बने हुए या उससे घिरे हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इनका क्या काम होता है कि इनका ये काम होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं या जितने भी गांद या गंदगी या जो कुछ भी है ना, ठीक है, उसको ये तोड़ फोड़ करता है या फिर उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है, यानी कि उसको अपने अंदर डाल के उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये जितना भी गंदगी वगैरह सेल के अंदर बन रही होती है ना, ज़ाहिर है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ये मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है ताकि सेल जो है वो हमेशा नशोनुमा पाता रहे। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स इन्वॉल्व इन स्टोरिंग वेरियस सब्सटेंसेस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन से बने हुए ऐसी सैक्स होती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी बोरियां होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, अपने अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस रखती हैं जैसा कि पानी हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनको वैक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइटोस्केलेटन। अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, यानी कि ये एक प्रोटीन फिलामेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप एंड फैसिलिटेट सेल मूवमेंट। तो यानी कि जिस तरह हमारा स्केलेटन होता है ना बॉडी का, इसी तरह इनका साइटोस्केलेटन होता है जो कि जो एक सेल होता है ना उसको सपोर्ट करता है, उसको एक बाकायदा एक शक्ल में रखता है और उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उस यानी कि मूवमेंट किस तरह से करनी है एक सेल ने, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये एक सेल को देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। सेंट्रियोल्स स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ऐसे ये सेंट्रियोल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीजन हो रही होती है, 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये इसके अंदर मौजूद होते हैं सेल डिवीजन के अंदर, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना उनको बनाने में जो है ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर का नीचे आप लोगों को न्यूक्लियस के अंदर नज़र आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। द न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग कंपोनेंट्स फॉर ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स ने किस तरह से काम करना है ये उसके लिए होते हैं। और पीछे आप लोगों को मैं दिखा दूं कि राइबोसोम्स हम लोगों ने पीछे पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसलेटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डीएनए इनटू फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ना कि जो डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं उनको उनके ज़रिए ये प्रोटीन को फंक्शन करवाते हैं, उनको काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस जो है यही काम करता है कि ये बताता है राइबोसोम्स को कि आप लोगों ने कैसे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर टोटल 11 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो 11 किस्म के सेल्स होते हैं। बोन सेल्स, ब्लड सेल्स,
मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, स्टेम सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स एंड कैंसर सेल्स। ठीक है, तो ये 11 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर ये स्पेशली मैंने ह्यूमन बॉडी के हवाले से बनाया हुआ है। ह्यूमन हैव मोर देन 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, तो ये अबाउट 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं वो इंसान के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए। डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी जानदार होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन कैरी करता है, वो कौन आगे पहुंचाता है, वो होता है डीएनए। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं अगर आप लोगों को बता दूं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके बेसिस पर हम मालूम कर सकते हैं कि ये बेबी जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इसके पेरेंट्स कौन से हैं। ठीक है, यानी कि मदर एंड फादर के बारे में पता किया जा सकता है। जस्ट लाइक कि एक बेबी होता है, उसके बारे में आप लोग कहते हैं कि इसकी आंखें बिल्कुल अपनी अम्मी पे गई हैं, इसकी मुस्कुराहट अपने अब्बू पे गई है, इसके बाल जो है इसके दादा पे गए हैं। ठीक है, या इसकी फ़लाँ आदत जो है वो फ़लाँ पे गई है। तो ये जो मौरूसी एक होती है ना आदतें, और ये जो चीज़ें आती हैं जो एक इंसान बनता है, ठीक है, तो वो डीएनए के थ्रू होता है। डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बताती हैं कि ये फ़लाँ फैमिली से बिलोंग करता है, इनके पेरेंट्स ये हैं। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कैरी करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यू एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वेव, किसी चीज़ को बुनना। ठीक है, तो टिश्यूज़ किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सेल्स की ऐसी फॉर्मेशन की जाती है, सेल्स को ऐसे जोड़ा जाता है कि वो आपस में बुन के जो हैं वो टिश्यूज़ बनते हैं। जैसे कि जो औरतें होती हैं वो बुनाई करती हैं और उसके बाद स्वेटर या टोपियाँ या इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, तो टिश्यूज़ भी इसी तरह से ही बनते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं और फिर उसके बाद एक टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को, कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको, जो साइंस की वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ करती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज़। तो टिश्यूज़ की जो डिजीज़ होती हैं, जो टिश्यूज़ के अंदर डिजीज़ेज अक्कर होती हैं, उनकी स्टडी को हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। की ह्यूमन बॉडी जो है वो 4 किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, तो ये 4 किस्म के टिश्यूज़ हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गन्स। तो इसमें जी हम ऑर्गन्स जो हैं अगर आप देख लें, द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ न्यूमरस ऑर्गन्स, कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे बेशुमार ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ईच विद इट्स ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, के हर ऑर्गन का जो है वो अपना ही फंक्शन है, अपना ही एक काम है। ठीक है, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है। अब यहाँ पर हम बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग जस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो टिश्यूज़ थे, टिश्यूज़ की जो टाइप्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, ये जो टाइप्स हैं इनको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग जस्ट इसके नाम पढ़ रहे हैं। ये इंशाल्लाह जब हम लेक्चर अपना डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इनकी भी डिटेलिंग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम ऑर्गन की बात कर लेते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन। तो ये MCQs में भी आता है, ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, वो है स्किन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्किन इन एन एवरेज एडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो एक जो बालिग इंसान है उसके अंदर जो एवरेज लेंथ है या एरिया है स्किन का वो कितना है? 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्वायर फीट में भी अगर आप लोगों के MCQs में आ जाए तो वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया है कि 16.1 से लेकर 21.5 स्क्वायर फीट। ठीक है,
दिस एरिया इंक्लूड्स बोथ द एक्सटर्नल स्किन एंड द स्किन लाइनिंग वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटीज़। तो ये जो है सिर्फ जो हमारी बैरूनी स्किन है वो नहीं है, उसके साथ यहाँ पर देखें इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल स्किन जो हमारी बाहर वाली जिल्द है वो, एंड द स्किन लाइनिंग वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, के हमारे जो जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं ना उन सब के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर है, उनको इंक्लूड करते हुए, और जितनी भी बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं उनकी भी जो अपर लेयर है उन सबको मिलाकर जो है ना टोटल ये वाला एरिया बना है, ठीक है। ये जितनी भी आपके ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी कैविटीज़ हैं, या आपकी जो बाहर वाली जिल्द है, उन सबको मिलाकर ये टोटल एरिया है, ठीक है। जस्ट आपकी बाहर वाली जिल्द का एरिया नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉलेस्ट ऑर्गन। द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द पिनियल ग्लैंड, पी साइज 5 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये जो है ये एक ग्लैंड है, और इसकी जो लेंथ है, ये इसकी जो साइज़ है वो एक पी यानी कि एक मटर के दाने के बराबर है, और वो कितनी है 5 to 8 मिलीमीटर तकरीबन इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इट इज़ टाइनी पाइन कॉर्न शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड डीप विद इन द ब्रेन, स्पेसिफिकली इन द एपिथैलेमस रीजन। तो ये दिमाग के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है, और ये जो स्पेसिफिक अगर इसका आपसे रीजन पूछा जाए कि पेनियल ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये एपिथैलेमस रीजन जो ब्रेन के अंदर है वहाँ पर ये मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में अपने लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 11 मेजर सिस्टम्स। तो 11 मेजर सिस्टम्स हैं, और वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्यूमेंट्री, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम, इसके दो नाम है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हैं डिफरेंट सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के, ये हम इंशाल्लाह जब हम बाकायदा अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी इसमें से हम जस्ट स्केलेटल सिस्टम के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग बता दूं। तो स्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है, जो हमारा ढांचा होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स इन एडल्ट एंड 300 बोन्स इन न्यू बॉर्न्स, ठीक है। तो ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि टोटल ह्यूमन स्केलेटन की कितनी बोन्स हैं, ठीक है, कितनी है एडल्ट के अंदर, बालिग इंसान के अंदर 206 होती हैं, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न होता है, जब नया बच्चा पैदा होता है, तो उसकी 300 बोन्स होती हैं, जो कि बाद में फ्यूज़ होकर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बोन्स जो होती हैं, काफ़ी ऐसी बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज़ होती हैं, और वो टोटल फिर 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। इट कैन बी कैटेगराइज इन 2 मेन पार्ट्स, ठीक है। तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो ये दो जो हैं डिवीजन्स होती हैं स्केलेटन की। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है। एक्सियल स्केलेटन में जो है 80 बोन्स होती है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, हमारा स्कल, हमारी पूरी खोपड़ी, हमारे चेहरे समेत, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैकिक कैज, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी या हमारी जो पसलियाँ होती हैं, हमारी सीने की हड्डी हो गई, ठीक है, हमारे जो चेहरा हो गया या हमारी खोपड़ी हो गई, ये जो दरमियानी एक हिस्सा होता है ना, ये सारा एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसमें पेक्टोरल गिर्डल होता है, यानी कि आपके जो कंधा हो गया, अपर लिम्स आपके बाजू हो गए, पेल्विक गिर्डल आपके जो कोले की हड्डी हो गई, ठीक है, एंड लोअर लिम्स जो आपकी टांगे हो गई, ठीक है। तो ये सारी इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने पिक्चर भी दिखाई है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जितना भी ब्लू एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू एरिया जो आपको नज़र आ रहा है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और यहाँ पर जो आप लोगों को येलो कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये आप लोगों का है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो ये स्केलेटन की आपकी पिक्चर आ गई। नेक्स्ट बाकी जितनी भी इसकी ब्रीफिंग है ना, ये जो स्केलेटन की एक्सियल या पेंडिकुलर स्केलेटन की, इनकी मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दूँगी, अगर आपने पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम अपने लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। फिजियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? बॉडी फंक्शंस की स्टडी को, यानी कि हमारी बॉडी जो है, हमारा जो जिस्म है, या हमारे जिस्म के जो अज़ा है वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उसको किस में डिस्कस किया जाता है? उसको फिजियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, हमारा जिस्म जो है वो कैसे काम करता है, ये फिजियोलॉजी हमें बताती है। हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी, कि हमें अपने आप को ज़िंदा रखने में या अपने आप को सेहतमंद रखने में, तंदुरुस्त रखने में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो आपस में कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये हमें फिजियोलॉजी बताती है। जस्ट लाइक हाउ आर हार्ट बीट्स, हाउ वी ब्रीथ, हाउ वी डाइजेस्ट फूड एट्सेट्रा, कि हमारे दिल कैसे धड़कता है, हम कैसे सांस लेते हैं, या हम कैसे खुराक खा रहे हैं, या हम खाना कैसे हज़म करते हैं, तो ये कौन बताता है? ये हमें फिजियोलॉजी बताती है। ये थोड़ा सा हम स्केलेटन सिस्टम के हवाले से फिजियोलॉजी का पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे विद सिस्टम्स, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखें। द स्केलेटल सिस्टम इज़ द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स अलॉन्ग विद एंड प्रोटेक्ट्स आर ऑर्गन्स, के एक तो ये स्केलेटल जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, ठीक है, यानी कि एक शेप देती है। इसके अलावा ये हमारे ऑर्गन्स को एक तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनकी हिफाजत करता है, उनको महफूज रखता है, और दूसरा उनको सपोर्ट करता है, यानी कि बेहतर तरीके से काम करने में भी जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल बोन्स, यानी कि इसकी अकेली अकेली बोन्स भी होती हैं, एंड एज वेल एज बोन फ्यूज टुगेदर, कि ये जो है हमारी बोन्स जो होती हैं वो अलग अलग भी काम करती हैं, ठीक है, और 2-3 बोन्स आपस में फ्यूज़ होकर मिलकर भी काम करती है। जस्ट लाइक हमारी जो स्कल की बोन्स होती हैं, जो हमारी जो खोपड़ी की बोन्स हैं, ठीक है, वो 8 बोन्स हैं, वो आपस में मिलकर जो है वो हमारी जो स्कल है, हमारी जो दिमाग है, ठीक है, ब्रेन जो है हमारा, उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सिंगल बोन भी हैं और फ्यूज्ड बोन्स भी हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक फंक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं बॉडी का। द स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये जिस तरह से एक ढांचा होता है, इसी तरह से यानी कि किसी चीज़ का ढांचा बनाया जाता है, इसी तरह से स्केलेटन जो है वो इंसानी जो जिस्म है उसका ढांचा होता है। इट अलाउज मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू जॉइंट्स, तो यानी कि जॉइंट्स, जोड़ों के ज़रिए जो है ये हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है कि हमारा जो ढांचा है वो अंदरूनी जितने भी हमारे अज़ा हैं, जो बहुत ही नाजुक अज़ा हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। जस्ट लाइक हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मवाद है वो बहुत ही नाजुक होता है, उसके ज़रिए ही इंसान जो है वो काम कर रहा होता है। हार्ट हमारा दिल हो गया, इसके अलावा लंग्स हो गए जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आल्सो द ह्यूमन स्केलेटल प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, इंसानी ब्लड सेल्स होते हैं, खून के खुलिये जिसे कहा जाता है, वो भी जो है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बनते हैं, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर बोन मैरो होता है, और उस बोन मैरो के अंदर जो है हमारी क्या बन रहे होते हैं? ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। फाइनली द स्केलेटन कैन स्टोर कैल्शियम एंड प्लेज अ रोल इन एंडोक्राइन रेगुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे स्केलेटन के अंदर ये भी एक खसूसियत है कि वो अपने अंदर कैल्शियम स्टोर कर लेता है, ठीक है, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसको चलाने में भी हेल्प करता है। वी हैव ग्रुप द स्केलेटन इनटू 7 ग्रुप्स, यानी कि हमने जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, उसको हमने 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? द आर्म्स, रिबकेज, लेग्स, स्कल, पेल्विस, हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो ये 7 ग्रुप हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अपने स्केलेटन को जो है डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा जी और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम अपना बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे।